Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि सबसे बड़ा और एकदम से ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमेंबर सीपीसी फॉर यूपीपीसीएसजी। किस तरह से इसको याद करें, कौन सी ऐसी ट्रिक्स रहेंगी। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर द थिंग्स फॉर प्री एग्जाम, प्री ओरिएंटेड। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हार्डली 4 डेज आते हैं। अगर पूरे सिलेबस को अभी जो रिमेनिंग डेज उसमें डिवाइड करेंगे तो सीपीसी के लिए सिर्फ 4 दिन है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अभी बेरेक्ट से बाहर बिल्कुल ना जाएं, किसी भी बुक को मत पढ़िएगा। किसी भी ज़्यादा कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपको स्पीडी जिसके भी आपको समझ में आते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड उसमें नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे ना, जो पीवाईक्यू अगर आपने किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, इसके अंदर अगर आप एमसीक्यू बेस्ड प्री जो इसका प्री एग्जाम ओरिएंटेड है, उसमें क्या क्या आएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द area from the CPC where the MCQ question can be made। सबसे पहली चीज तो आती है कि एक्ट नंबर कौन सा है। एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1908, 1908 का एक्ट नंबर 5 है, और ये कब आया था? 21 मार्च 1908 को इसको क्या किया गया था? इनेक्ट कर दिया गया था, यानी कि उस वक्त की जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसने इसको असेंट दे दी थी, इनेक्ट हो गया था। और ये इन्फोर्समेंट में कब से आया? तो ये 1 जनवरी 1909 से इन्फोर्समेंट में आया। हु इज द राइटर ऑफ दिस? तो अर्ली रिचर्ड जो है ये इसके ड्राफ्टर थे। ठीक है, ये फादर कहना बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये सब इंडियन लीगल सिस्टम से निकला है, ये फादर वगैरह कुछ नहीं थे। हाँ, इन्होंने उस टाइम की चीजों को अपने अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया, जिससे कि इन लोगों को हम जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट मानने लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के ये बेसिक चीजें ये आपको पता होनी ही चाहिए। आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए कि इसमें टोटल 158 सेक्शंस दिए गए और 51 ऑर्डर्स दिए गए। अब इन 158 सेक्शन को ना 11 पार्ट में डिवाइड, इन पार्ट्स को समझिए। अरेंजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, जिससे चीजों को ना कोरिलेट कर पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, पहले प्रिलिमिनरी को कोई पार्ट का नाम नहीं दिया गया है, यानी कि बेसिक चीजों की बात करता है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड मैंने आपको बता दिया। इन्फोर्समेंट डेट, आपका इनेक्टमेंट डेट, इतना आपको पता होना चाहिए किस एरिया में लागू होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। डेफिनेशंस आपकी 2(1) से लेकर के 2(20) तक, 2(20) तक की डेफिनेशन है, जिसमें स्पेशली मैं डेफिनेशन कहूंगा 2 के 2 में डिक्री दी गई और 2 के 11 में दिया गया आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और 2 के 12 में दिया गया मैसने प्रॉफिट। ये आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट एक बार पढ़ेंगे, इंडेक्स बेस्ड बहुत है आपका। उसके बाद पिक्विजिशन, ये आपका इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रिलिमिनरी से के एरिया से आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, लेकिन इंडेक्स बेस्ड एक बार सब सेक्शंस को देख लेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 1 जो दिया गया है सेक्शन 9 से लेके 35B तक। तो 9 से 35 भी किसके बारे में डील करता है? सूट्स इन जनरल। देखिए, यहाँ बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। सबसे पहली बात तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच केसेस आर ऑफ सिविल नेचर एंड विच आर नॉट, इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सप्रेसली बार्ड। दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडाइस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या बनता है, जो क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो दैट कैन नॉट बी प्रिक्लूडेड इंडियन कोर्ट टू एंटरटेन दैट केस। उसको इंडियन कोर्ट एंटरटेन कर सकती है, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडाइस लागू नहीं होगा। रेस जुडिकाटा की 8वां एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सप्लेनेशन 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। बार टू फर्दर सूट सिर्फ इंडेक्स बेस्ड पता होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि दिस इज द सोर्स ऑफ द बार टू फर्दर सूट। आपका सेक्शन 21 ये हो गया, या बाकी जितने भी जगह में बार लगा है वो सारे के सारे जो है ना इसी से निकल कर आए हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि आप देखेंगे सेक्शन 47 है, सेक्शन 95, 144, ऑर्डर 11 में पढ़ेंगे आप, ऑर्डर 22 रूल 9 में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजों का सोर्स है ये। तो इसको किसके साथ पढ़ना है? देखिए इसके साथ साथ अब मैं वही चीज बता रहा हूँ, सेक्शन 12 को जब आप पढ़ेंगे इसके साथ में आप क्या क्या चीजें पढ़ लेंगे। सेक्शन 47 को पढ़ लेंगे, सेक्शन 95 के सब सेक्शन 2 को पढ़ लेंगे, सेक्शन 144 के सब सेक्शन 2 को पढ़ लेंगे, ऑर्डर 11 के रूल 21 को पढ़ लेंगे, ऑर्डर 22 के रूल 9 को पढ़ लेंगे, ऑर्डर 23 के रूल 3A को पढ़ लेंगे। देखिए कितनी चीजें एक साथ कवर हो रही हैं, आप समझ रहे हैं? एक चीज को मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरी इतनी चीजें कवर हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है। फॉरेन कोर्ट के लिए सेक्शन 13, 14 रीड विद किसके साथ पढ़ा जाता है ये? देखिए इसके दो इसके साथ पढ़ते हैं। एक तो आपका यहीं पे आता है 44A रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, और दूसरा इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 86 के साथ पढ़ते हैं, जहां प्रिजम्पशन की बात की गई है, मे प्रिज्यूम। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ द फैक्ट है कि जुडिशियल डिसीजन है अगर किसी फॉरेन कोर्ट का तो उसको कोर्ट मे प्रिज्यूम रखेगा। इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया अप टू सेक्शन 20, लोएस्ट ग्रेड कोर्ट सेक्शन 15। यहां पे ना सेक्शन 16 में सब्जेक्ट मैटर के ऊपर 6 कंडीशन दी गई है। इन 6 कंडीशन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने देखी होगी तो वो वीडियो, आरपीएफ आईसीआर याद है ना आपको? ठीक है, तो इसको आप डील कर सकते हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे डिफरेंट कोर्ट्स है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि अनसर्टेनिटी वाला, अनसर्टेनिटी कहां है? सेक्शन 18 के अंदर है, जहां अनसर्टेन हो। कीवर्ड्स को समझना है बस। 19 में क्या है? जब क्या है? कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स पर्सन और मूवेबल, मूवेबल के लिए, यानी कि हम 16 से 18 तक तो किसकी बात कर रहे थे? इमूवेबल की। 19 में मूवेबल की, और 20 में हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, यानी कि अदर जो केसेज है मूवेबल इमूवेबल के अलावा अगर कोई ऐसा वो बन रहा है तो वहां पे है। और मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन कहां पे है? तो 2 के 13 में डिफाइन है। ठीक है, देखिए चीजों को ना इस तरह से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट में वहीं पे लेना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होंगी। 21A में 2 चीजें आती है। एक तो ये आता है कि कब इंसर्ट किया गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन हालांकि अभी तक नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 21A को कब इंसर्ट किया गया था। तो इसको 1976 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है, 1976 की। अब पावर टू ट्रांसफर द सूट 22 से लेकर के 25 तक जो है ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ सूट की। 22 में ये कहता है कि भाई जो सूट्स है वो एक से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब 23 कहता है कि अगर किए जा सकते तो एप्लीकेशन कहां देंगे। देखिए सब चीज में लिंक्ड है। 22 में बताया कि पावर है, ट्रांसफर हो सकते हैं। 23 में बताया तो एप्लीकेशन किस कोर्ट में देंगे। 24 क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और हाई कोर्ट की पावर बताता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर कहां दी गई? 24 में, और सुप्रीम कोर्ट की कहां दी गई है? 25 के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? देखिए अब जस्ट अपने डायरेक्ट भी मोटी मोटी एक चीजों को अपने माइंड में सेट कर लेंगे ना, अगर आप इसको सुनने के बाद अगर पढ़ते हैं तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिर आते हैं सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 को पढ़ते हैं हम ऑर्डर 4 के साथ। ऑर्डर 4 में रूल 1 और रूल 2 दो ही रूल दिए गए हैं। ठीक है, 26 आपको क्या कहता है कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट कैसे लेके आ जाएगा, जो उसके लिए प्लेंट लाना पड़ेगा और प्लेंट को एफिडेविट के साथ प्रूव करना। अब ये एफिडेविट वाली बात तो बताता है आपको सेक्शन 26। और ऑर्डर 4 क्या कहता है कि भैया डुप्लीकेट में होगा प्लेंट। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है? रजिस्टर में एंट्री होगी, सूट नंबर मिलेगा, तब जाके उसको इंस्टीट्यूट माना जाएगा। तो देखिए दोनों चीजें अभी कवर होगी। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका जो 20 सम्मन। समन किसको भेजना? आप किसी को बुलाना पड़ेगा ना हमें। तो 27, 28 और 29 ये देखिए ये आपके सम्मन से रिलेटेड बात करते हैं। और सम्मन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 27 से लेकर के 29 तक इनको पढ़ा जाना चाहिए ऑर्डर 5 के साथ, जहां रूल 1 से लेकर के रूल 30 तक आपके आते हैं। इसको साथ ही पढ़ लेना है। देखिए कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि पहले वो सारे सेक्शन पढ़ेंगे 1 से लेके 158 तक,
फिर वो ऑर्डर 1 से स्टार्ट करेंगे और ऑर्डर 51 तक जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सेक्शन 27, 20, 29 पढ़ा, वहीं पे ऑर्डर 5 भी पढ़ दिया। 9A में दस्ती संबंध आते हैं, रूल 9A यही पढ़ लिया। समझ चीजों को। आप किसी प्रेसिडेंट को कुछ भेज रहे हो तो हम उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर भेजते हैं, संबंध नहीं भेजते हैं, किसी डिग्निटरी को भेज रहे हैं तो इस तरह से दोनों चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। ऑर्डर 5 बहुत इजी है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन था, आप सिर्फ वो वीडियो देख लेंगे तो आप एमसीक्यू गलत नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। फिर आता है पावर टू डिस्कवरी। अब सेक्शन 30 को पढ़ना शुरू किया तो ऑर्डर 11 को यही पढ़ लिया, ऑर्डर 11 को साथ ही पढ़ लिया। समन टू विटनेस ऑर्डर 16 को यही पढ़ लिया। ठीक है, इसके साथ ऑर्डर 16A भी पढ़ लिया अगर हमारा जेल में है। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अब 32 से देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। 32 में एक ही चीज आपको याद रखनी है कि कितना हो सकता है, कितना फाइन इंपोज हो सकता है। तो 32 में आपको याद रखना है 3+2। देखिए 32 3+2 यानी कि 5K, 5000 कितना हो सकता है, 5000 हो सकता है। अब यहां पे क्या है कि भाई संबंध दिया हमने, संबंध देने के बावजूद आप आए नहीं तो आपके ऊपर क्या लगा सकता है, कोर्ट एक फाइन इंपोज कर सकता है जो 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और नहीं देंगे तो भी सिविल जेल हो जाएगी। अब इसके साथ ही क्या पढ़ लेना, देखो पेनल्टी के साथ आपको पढ़ना चाहिए फिर 35 का। 35A और B में भी एक वैल्यू दी गई है। ठीक है, 35 जो A है वहां पे दिया गया 3000। ठीक है, और 35B में कितना दिया गया है, 35B में कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, कोई पैसे नहीं बताए गए हैं, लेकिन यहां पे अगर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले है तो उस केस में जो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, बट पैसे नहीं खोले गए हैं। तो आपको जो जहां पे भी वैल्यू है ना वो आपको याद होना चाहिए। अब इसके साथ ही आप सेक्शन 95 याद कर लो। अगर भाई कोई किसी के ऊपर फॉल्सियस केस करता है तो 50,000 रुपए तक का फाइन है। इस टाइप की जो ना एक साथ याद कर लिया हमने। 32 याद किया, 32 3+2 5000। 35 5 पहले से था तो 5 को छोड़ दिया, 5 तो आ चुका है, 5 पहले आ चुका है तो कितना बच गया, 3000 बच गया। तो इस तरह से चीजों को कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जजमेंट और डिक्री है, इसको ऑर्डर 20 के साथ पढ़ लेंगे। इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 34 में, वही 6% होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, या फिर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन तो जो बैंक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में लगाते हैं नेशनलाइज्ड बैंक उतना होगा। अब आप मुझे बताइए पार्ट 1 में आपको क्या कोई भी किसी तरह की दिक्कत है? पार्ट 1 को समझने में कोई भी दिक्कत, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। अगर आप डायरेक्ट में मोटा सा आइडिया आपको पढ़ने से पहले ये हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव नॉट गॉन थ्रू द सीपीसी। प्री को क्लियर करना इज जस्ट ए टेक्निक, एक टेक्निक से चलना है आपको। अभी आपको ना देखिए सीधी सी चीज है, यहां भी आप ना डॉक्टर मत बनिए, सिर्फ एमसीक्यू एरिया को फोकस कीजिए। मैं बता रहा हूं आपका प्री निकल जाएगा, प्री निकलेगा तो मेंस भी निकलेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए ऐसा कौन सा कोर्ट है जो डिक्री पास करेगा, कौन सा कोर्ट है जो डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूटने वाला जो है क्या वो कोई क्वेश्चन डिसाइड करेगा? एग्जीक्यूशन के लिए प्रिसेप्ट जारी किए जाते हैं। भाई कहीं और पे प्रॉपर्टी है, प्रिसेप्ट की वैलिडिटी कितनी होती है, 60 डेज होती है। अरेस्ट कराना है तो 55 से 59 तक हम पढ़ेंगे। अरेस्ट कैसे करेंगे, महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते 56 में। एक पार्ट के अंदर आपको भले ही सेक्शन याद रहो, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस के पार्ट के अंदर किस चीज का डिस्कशन किया गया, ताकि तब आप उसको पढ़ें तो चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, अब क्या एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का भी होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? जैसे डिक्री का होता है वैसे होता है। कौन बताता है? सेक्शन 36 बताता है। ठीक है, कौन सा कोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी? 37 बताता है। कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा ट्रांसफर, इसको एक बार इंडेक्स बेस पढ़ लीजिएगा ना, उतना बहुत है। कौन भेजेगा, किसके पास भेजेगा, क्या हुआ, एक बार सिंगल स्टडी। अगर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया होगा, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मैंने आपको बताया था 44A, रीड विथ 13, 14, इंडियन एविडेंस एक्ट 86, इसको साथ में तुरंत लिख देना। देख कितनी चीजें याद होगी। परसेप्ट कहां दिया गया? 46 में दिया गया। 46, ठीक है, 46 में 6 को पकड़ा, 6 4 को जोड़ दिया 10,
60 डेज। आप 46 को याद कर लो, जब एग्जाम में बैठो तो परसेंट 46 में 46 से जुड़ा था तो 6 था, 6 4 को जुड़ा 10 आ गया, 60 दिन। तो इस तरह से अपनी एक ट्रिक बना लीजिए, आप नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार इंडेक्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री 47 में दिया गया है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कहां डिफाइन किया गया? 2 के 11 में। पहले व्यक्ति के जगह पे जहां पहला व्यक्ति था दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया तो दोनों 2 लोग हो गए, तो 2 के ब्रैकेट में 1 और 1 11, तो ये क्या हो गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। भाई पहले आप खड़े थे, आपकी जगह आगे मैं खड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या हो गए? 11, 1 और 1 11। सुना ना गाना भी, 1 और 1 11। उसके बाद सीधे से आ जाइए अरेस्ट वाले टॉपिक के ऊपर। भाई सनसेट के बाद नहीं जाएंगे, सनराइज से पहले नहीं जाएंगे, महिला अगर वहाँ है तो अगर उसको आप बाहर आने के लिए टाइम देंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें, सब्सिस्टेंस अलाउंस कहाँ होगा, डिटेंशन एंड रिलीज, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, ये पूरा का पूरा एरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। अटैचमेंट सेक्शन 60 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है यहां से। अब ये कह रहा है कि लायबल टू अटैचमेंट, किस चीज को हम अटैच कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है यहां पे प्रोवाइजो। जो प्रोवाइजो दिए गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसको एक बार देखिए, लेकिन सेक्शन 60 को आपको मैंडेटरी देखना है। इसके बाद सेल वाले पोर्शन का पूरा छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी रिलेटेड है। उसके बाद आ जाइए आप सीधा सा पार्ट 3 के। पार्ट 2 में कुछ नहीं पढ़ना आपको, तो पार्ट 2 में कोई दिक्कत है आपको नहीं। पार्ट 2 का देखिए, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं अंदर की, बट मैं ये बता रहा हूं कि एक मोटा सा आइडिया ये हो जाए कि हाँ भाई सीपीसी में पहले तो पता नहीं लग रहा था कि क्या है, बट अब मुझे पता है पार्ट 1 में क्या दिया गया है, ट्रायल का पूरा प्रोसीजर बताया गया। पार्ट 2 में डिक्री और आने के बाद, जजमेंट आने के बाद क्या किया गया है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि 2 के 1 से लेकर 2 के 20 तक कैसे याद करना है, और इतना ट्रिकी बताऊंगा कि उस ट्रिक से आपको ना बहुत इजीली चीजें याद हो जाएंगी। यू विल नेवर फॉरगेट। देन इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, कमीशंस की बात कर रहा है। 75 से 78 तक कमीशन कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 26 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर 26 के अंदर सब कुछ दिया गया है। देखिए, जब इन सेक्शन को पढ़ना तो अलग नहीं जाना है ऑर्डर्स के ऊपर, सेक्शन के साथ ही पढ़ लेना है। आप स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पहले सारे सेक्शन पढ़ते हैं फिर ऑर्डर पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं याद रहता है। कुछ नहीं करना। ऑर्डर 26 के अंदर टोटल 22 रूल्स है, मोटे मोटे एक बार उनको अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये वो वाला कमीशन नहीं है जो टेबल के नीचे से दिया जाता है, ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पार्ट 3 में कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या कहता है? स्पेशल केसेस में 2 सेक्शन जो है 70 और 80, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर मुकदमा करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको केस करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। कितना? 60 डेज, 2 मंथ का नोटिस। देखिए यहाँ पे डेज नहीं लिखा है, वैसे इसको हम ऐसे 60 डेज से याद रखते हैं, हमेशा मंथ से याद रखिए। कितना? मंथ से, 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद आप केस कर सकते हैं। और भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, 79 क्या बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर रहे हो तो क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट के खिलाफ है तो स्टेट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वट एवर इट मे बी। अब एग्जाम्पशन किस किस को दिया गया है ये भी जरूर पढ़ लें 81 को। 81 के साथ में एक सेक्शन और पढ़ा जाना चाहिए, 56। अभी हमने जिक्र किया था, महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, महिलाओं का अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री 82। ठीक है, अब इसमें क्या है, कितने महीने तक टाइम लिमिट दिया गया है कि एग्जीक्यूशन तब तक नहीं आना चाहिए। जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिक्री आ जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन 3 महीने तक तो आप नहीं कर सकते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स। कितना इंपॉर्टेंट है? 3 मंथ्स। अब आते हैं ये 83 से 87A तक छोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1 टाइम स्टडी में भी आपका काम चल जाएगा। देन यू डायरेक्टली कम टू द इंटरप्रेटर सूट। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कहां दिया गया है इंटरप्रेटर सूट।
कहां पे दिया गया है, सेक्शन 88 के अंदर दिया गया है। अब इसके साथ में एक ऑर्डर भी है। ऑर्डर कौन सा, देखिए 88 है दोनों में, तो भैया 8 किससे बनता है, 3 + 5 से, तो ऑर्डर 35। सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर 35 के साथ पढ़ेंगे तो आपको इंटरप्रेटर सूट का पता लग जाएगा। इंटरप्रेटर सूट ऐसा क्या होता है भाई, ठीक है। अभी क्या है कि मान लीजिए किसी एक चीज पे मुझे एक बैग मिल गया और वो बैग में लेके पहुंचा के कोर्ट को कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, किसका बैग है, ए क्लेम कर रहा है मेरा, कर रहा है बी कर रहा है मेरा, यानी जहां प्लेंटिफ का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है बट वो प्रॉपर्टी देना चाहता है उसके एग्जैक्ट लीगल हेयर को। दिस इज द केस ऑफ इंटरप्रेटर सूट। एडीआर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, एडीआर वाले क्वेश्चन को याद रखें। उसके बाद अब सीधे से आ जाइए, पब्लिक न्यूसेंस में कौन कर सकता है, आपका अटॉर्नी जनरल कर सकता है, कोई और कर सकता है, क्या उसकी कंडीशंस है। 95 में मैंने आपको बताया था 50,000, ये आपको याद होना चाहिए। बस यहां तक इतना ही डिस्कस करेंगे हम। अपील के प्रोविजन फ्रॉम 96 to 112 आते हैं और इनको पढ़ा जाना चाहिए ऑर्डर 41 से लेकर के ऑर्डर 45 तक, ठीक है। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन बहुत सिंपल सा है। रेफरेंस के लिए ऑर्डर 46, रिव्यू के लिए ऑर्डर 47 और रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं होता है। सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। पढ़ते हैं ना हम 395 से आगे, 395 से 405 तक। स्पेशल प्रोविजन जुडिशल ये छोड़ सकते हैं, पार्ट 10 को पूरा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स वाली चीजों में थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फिर आप मिसलेनियस पार्ट में आ जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं सबसे पहले कहूंगा यहाँ पे राइट टू लॉज ए कैविएट। कैविएट का कितना टाइम होता है, टाइम लिमिट आपको पता होनी चाहिए, 90 डेज है। उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे क्या है, तो टाइम कितना बढ़ा सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम 148, 30 डेज का टाइम किसी भी टाइम में बढ़ा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देनी थी, प्लस 60 डेज हम आपको देते हैं। ऑर्डर 8 यही कह रहा है, ऑर्डर 8 का रूल 1 यही बात करता है, 90 डेज के अंदर दे दो भाई मैक्सिमम, लेकिन 30 दिन का और विंडो मिलता है अंडर द पावर ऑफ 148। इट इज जस्ट लाइक इनहेरेंट पावर। अगर आप देखेंगे ना तो यहीं से इनहेरेंट पावर स्टार्ट हो जाती है और 151 इनहेरेंट पावर है जो कि सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं, किसके अंदर, ऑर्डर नहीं, सेक्शन 482। कोर्ट ओपन होनी चाहिए 153B। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, योर सीपीसी इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्डर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा और सेक्शन के साथ हम ऑर्डर पढ़ेंगे भी। टोटल हम 7 to 8 वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम ऑर्डर और उसके साथ में सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 8 वीडियोस में आपका पूरा इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।